यूसुफ की मेहनत बलाहे रंग ले ही आई। एक मल्टी नेशनल कंपनी में उसके अच्छे ग्रेड्स को देखते हुए बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल ही गई थी उसे, और शायद इसकी सच्ची लगन ही थी कि अल्लाह का करम हुआ उस पर और रहाइश का मसला भी हल हो गया। इब्तदाई 3 माह उसका काम देखने के बाद उसके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर किया था कंपनी ने, और कंपनी की जानिब से ही फर्निश्ड अपार्टमेंट अलॉट किया गया था उसे। उस दिन वो खुश था, बहुत खुश। हफ्ते की शाम उसने शानदे को कॉल करके ये खुशखबरी सुनाई और उसे पैकिंग वगैरह करने को कह दिया। वो चाह रहा था कि इतवार को वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाए, घर की सेटिंग वगैरह कर लें और घर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हो वो भी ले आए, क्योंकि पीर से फिर शादी को जुनी और उसे ऑफिस जाना था। इतवार ही था इन सब कामों के लिए। शादी भी खुश थी, बलाखिर इन्हें उनके सब्र का फल मिल रहा था। उसे महसूस करने का यही ख्याल काफ़ी था कि अब वो यूसुफ के साथ एक घर में रहेगी, रोज़ ऐसे देख सकेगी, उसकी आवाज़ सुन सकेगी और उसके की नज़रों के सामने रहेगी। न जाने कौन कौन से ख्वाब सजा लिए थे उसने। इतवार का दिन इन दोनों के लिए बहुत मसरूफ़ रहा। शाम तक वो थकावट से चूर चूर थे, लेकिन अपने घर का एहसास इन्हें मुतमिन करने को काफ़ी था। यूसुफ ने शानजे की भरपूर मदद की थी हर काम में। सब कामों से फारिग होकर यूसुफ उसे डिनर के लिए ले गया। एक बात बताओ, डिनर के बाद घर वापस आते हुए शानजे को मुखातिब किया। जी। शानजे ने सवालिया निगाहें उस पर जमाई। जब उसका कत्ल हुआ तब वहाँ हाशिम के अलावा कोई और भी गया था तुम्हारे घर से? मतलब साइम या सालम? वो जानता था कि ये मौजूद शानजे के लिए तकलीफ दे था, लेकिन उस पर बात करना ज़रूरी था। शानजे चंद लम्हे खामोश सी हो गई। नहीं, हाशिम लाला अकेले ही थे। धीमी सी आवाज़ में बताया गया। तो क्या वहाँ इस वक्त उसके अलावा कोई और था? उसके साथ कोई गया था वहाँ? हाशिम ने कुछ बताना हाशिम ने कुछ बताया उस बारे में? वो अजीब सवाल कर रहा था। शानजे उलझ सी गई। हाँ, बात हुई थी हाशिम लाला से मेरी। उन्होंने यही बताया कि मेरा उनके साथ वहाँ और कोई नहीं था। मतलब वो भी अकेले ही आए थे और लाला भी, और इन दोनों का ही झगड़ा हुआ आपस में। दूसरा कोई उनके सामने नहीं आया। वहाँ कोई और था ज़रूर जिसने फायर किया, लेकिन वो कौन था ये तो लाला ने देखा ना ही मेरा अमीर उन्स ने। लाला का कहना था कि जब मीर उनको गोली लगी तो वो कुछ समझ ही ना नहीं पाए। उनके हाथ में भी गन थी जो नीचे गिर गई और वो फौरन मीर को संभालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कातिल का निशाना बहुत अच्छा था। गालबन सीधा दिल के मकाम पर फायर किया, जिसके बाद से लम्हों में ही मीर ने दम तोड़ दिया। इस बार शानजे ने तवील जवाब दिया। यूसुफ ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। पिछले कुछ अरसे से में जॉब तलाश करने के साथ साथ वो कुछ और अहम काम कर रहा था जिनका तल्लुक मीर अनस के कत्ल केस से था। वहाँ गांव में पुलिस को नहीं बुलाया जाता था। पुलिस का इन इलाकों में आना नहूसत समझा जाता था। जो भी मसला होता उसके लिए पंचायत बिठाई जाती और पंचायत का ये फैसला होता वही सबको कबूल होता। इसलिए वो इस मामले में पुलिस की मदद नहीं ले सकता था। उसे जो भी करना था अपने तौर पर ही करना था। 1 साल कबल मीर अंस के कत्ल की रात के 9 बजे का मनाजिर। तुम समझ गए हो ना सारा प्लान? देखो, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो ये याद रखना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मीर बख्तावर की हवेली से कुछ फासले पर दो वजूद आमने सामने खड़े सरगोशी नुमा आवाज में एक दूसरे से मुखातिब थे। दोनों ने ही काली चादरों से अपने अपने वजूदों को छुपा रखा था और इस तारीख रात का हिस्सा मालूम होते थे। जी सरकार, समझ गया, फिक्र मत करें, सब कुछ आपके बताए गए प्लान के मुताबिक ही होगा। आप बस अपना वादा याद रखना। सामने खड़े वजूद ने खबासत से कहते हुए दांत न खूसे। उसकी मतलब उसके मुकाबले वजूद फर्द ने ये अपनी जेब से कुछ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। ये एडवांस है, बाकी काम होने के बाद। वो नोटों की गट्ठी थी जो दूसरे बंदे ने मुस्कुराते हुए थाम ली और दोनों मुखालिफ समतों में मुड़ गए। रात 11 बजे का मनाजिर। उन ज़मीनों से मिलने वाली आमदनी का हिसाब किताब करने के लिए इस वक्त मीर बख्तावर के साथ बड़े कमरे में मौजूद था। वो रात के वक्त ही फारिग होता, दिन भर दूसरे कामों में मसरूफ़ रहता, इसलिए रात के वक्त ही उनकी खिदमत में हाजिर होता। ज़मीनों का सारा हिसाब किताब उसके ज़िम्मे था और मीर बख्तावर एक एक पाई का हिसाब लेते थे उससे। वो था तो उनके छोटे भाई का बेटा जो एक हादसे में जहाँ बक हो गए, लेकिन उनके अपने बेटों से ज़्यादा अक्लमंद, होनहार और दीनदार
था। मीर बख्तावर अख्तर उसे अपना दायां बाजू कहते, हर जगह उसे साथ ले जाते। बड़े कमरे में भी उसके अलावा किसी और को आने की इजाज़त ना थी, उनके सगे बेटों को भी नहीं। बड़े दोनों बेटे अजहर और अतहर तो खैर इतना मायूस ना करते, लेकिन सैफ को उसका वजूद हर पल खटकता। हर वो जगह जहाँ उसे और उसके भाइयों को अपने बाप के साथ जाना चाहिए, वहाँ मीर बख्तावर सिर्फ उन्स को लेकर जाते। हर मामले में उन्स को इन पर फौकियत दी जाती। सैफ को बार बार मीर बख्तावर से डांट पड़ती और वो उसे नशा, शराब, जुए जैसी बुरी आदतें छोड़कर उन्स जैसा बनने की तकलीन करते, जिस पर वो पैरों कड़कता। दिल में उनके लिए नफरत शिद्दत इख्तियार करने लगी। जैसे जैसे वो लोग बड़े होते गए, वैसे वैसे नफरत और हसद का ये दरख्त भी तनावर होता गया। सैफ को लगता कि उसकी जितनी भी बेइज्जती होती है बाप से, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनस है। दिल में बैज रखे वो कई कई दिन उनस को ना बुलाता। अगर उन्स उससे खुद बात करने की कोशिश करता तो उससे बदतमीजी से पेश आता। उन्स उसे हमेशा छोटा भाई समझकर माफ कर दिया करता, कभी उसकी शिकायत ना की मीर बख्तावर से। एक बार, बस एक बार उसने मीर बख्तावर को उसकी हरकतों के बारे में बताया। जब उसे पता चला कि सैफ बुरे दोस्तों की सोबत में रह रहकर बिगड़ गया है और उसका रेड लाइट एरिया में भी आना जाना है, तब पहली बार सैफ को अपने बाप से थप्पड़ पड़ा और वो थप्पड़ उसकी नफरत को कई गुना बढ़ा गया। उसकी ऐसी घटिया हरकतें ख़त्म तो ना हुई, अलबत्ता दिल में इंतकाम का जज्बा ज़रूर निपने लगा, जो गुजरते वक्त के साथ साथ शिद्दत अख्तियार करता गया। और फिर उसकी नज़र शानजे पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी कमीनी फितरत जाग उठी। वो खूबसूरत लड़कियों का शिदाई था। शानजे को देखने के बाद एक पल चैन से ना बैठा, हर लम्हे बस यही सोचता रहता कि कैसे उसे हासिल करे। नीयत अच्छी होती तो शायद पा लेता, लेकिन उसकी नज़दीक लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल करने की शय थी। इस्तेमाल करो और छोड़ दो। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे शानदार भी उसे मिल जाए और उसका भी पता साफ हो जाए। और इस सब में उन दोनों खानदानों की बरसों पुरानी दुश्मनी इसकी मददगार साबित हुई। अब यही रात थी उसके मंसूबे को अमली जामा पहनाने की। इसी सिलसिले में वो बड़े कमरे की तरफ आया, जहाँ उसे मीर बख्तावर और उसके एक साथ मिल सके। बाबा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरवाज़ा खटखटाने पर जब वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जो हुए तो सैफ कहने लगा। मीर बख्तावर को नागवार गुजरा था उसका यूं मुदाखलत करना, लेकिन फिर भी उसे इजाज़त दे दी अंदर आने की। बाबा, वो असल में आज खेतों को पानी लगाना है, हमारी बारी है आज। मैं जानता हूँ कि ये काम मेरा है, मुझे ही करना होता है, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार हो रहा है, मेडिसिन ले ली है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तो अगर आप आज रात उसको नकाहत से कहते कहते उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी, साथ ही एक हाथ से कनपट्टी को मसलने लगा। मीर बख्तावर की पेशानी पर बल पड़ने लगे। ऐसी छोटी मोटी तकलीफें मर्दों को कुछ नहीं कहती, तुम अच्छी तरह जानते हो। अंश सारा दिन बाहर रहता है, बहुत से काम इसके जिम्मे है, एक रात ही होती है उसके पास आराम करने को। तुम सारा दिन फारिग होते हो, हमारा गर्दियों में वक्त ज़ाया करते हो। इतना सा काम है तुम्हारे ज़िम्मे, वो भी नहीं कर सकते। तन्हाई मीर बख्तावर तैश में आते कह रहे थे जब उसने इनके कंधे पर हाथ रखकर दबाया। कोई बात नहीं ताया जान, मैं चला जाऊंगा, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है, जाओ साहब आराम करो जाकर। मीर बख्तावर की बात काट कर नरम लहजे में उसने कहा। वजह सिर्फ ये थी कि वो अपने और सैफ के दरमियान तनाव कम करना चाहता था, इस बात से बेखबर कि जिससे वो अपना भाई समझता है वही इसकी ज़िंदगी का सौदा कर चुका है, उसे मारने की साजिश रचा चुका है। उसकी बात पर यूसुफ लखड़ाता हुआ मुड़ा, ये जाहिर करने के कि उसे चक्कर आ रहे हैं। कमरे से बाहर आकर उसके चेहरे से नकाहत के असरात ख़त्म हुए और शतराना मुस्कुराहट बिखरी। रात 2 बजे का वक्त था। चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी। रात बिल्कुल तारीख थी, हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ सजाई नहीं देता था। उस रात के इस पैर हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी में खेतों की जानिब जा रहा था, इस बात से अनजान के वहाँ इसकी मौत का सामान किया जा रहा है। वो मगन से चलता जा रहा था, जहन में इन तमाम कामों की फुर्सतें घूम रही थी जो उसे सुबह से सरंजाम देनी थी। 2 बजे उनकी बारी शुरू होती थी। इससे पहले मीर अब्दुल रहमान की पानी की बारी थी, जो रात के 12 बजे
شروع ہو کر 2 بجے تک ختم ہوتی۔ ہاشم نے 12 بجے پانی کا رخ اپنے کھیتوں کی جانب کیا اور کسی کام سے گھر چلا گیا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر سیف کے اس چیلے نے جیسے سیف نے رقم دیکھ کر اپنے پلان میں شامل کیا تھا، پانی کا رخ میر بختیار کے کھیتوں کی جانب کر دیا اور خود وہاں سے ایک طرف ہو کر چھپ گیا۔ اتفاقی تھا کہ 1:45 بجے انس کھیتوں میں پہنچا تو چند لمحوں بعد ہاشم بھی وہاں چلا آیا کہ دیر ہونے کی پر پھر لڑائی کا خاصہ ہوتا۔ انس حیران سا کھڑا تھا کہ وہ تو اب آیا تو پانی کا رخ ان کے کھیتوں کی جانب کس نے کیا۔ ہاشم غصے کا تیز واقعہ ہوا تھا۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو اسے لگا کہ اس نے جان بوجھ کر جھگڑے کی نیت سے یہی ان کی باری میں پانی کا رخ اپنے کھیتوں کی جانب کیا۔ اس نے تلخی سے وجہ دریافت کی جس پر انس بھی چیخ پا ہوا اور یوں نوبت ہاتھوں پائی تک پہنچ گئی۔ غصے میں بغیر سوچے سمجھے ہاشم نے گن نکال کر انس پر تان لی۔ انس دم سادے کھڑا تھا کہ وہ نہتا تھا، اپنے سامنے کوئی ہتھیار نہ رکھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاشم کو کچھ سمجھا پاتا کسی اور جانب سے گولی چلائی گئی جو انس کے سینے پر دل کے مقام پر لگی۔ ہاشم بھی ایک دم ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا، بے یقینی سے اپنی گن کو دیکھا اور پھر نیچے گرتے انس کو گن پھینک کر وہ حواس باختہ سا تیزی سے انس کی جانب بڑھا۔ سنبھالتے بھی انس گر گیا۔ اس کا سر ہاشم کی گود میں تھا۔ ہاشم کا لباس بھی خون سے سرخ ہونے لگا۔ ہاشم نے اس کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانا چاہا لیکن وہ اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے لب پھڑپڑانے لگے، شاید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زندگی نے مہلت نہ دی اور چند سانسیں لینے کے بعد ہی اس کی گردن ایک طرف کو ڈھک گئی۔ ہاشم پاگلوں کی طرح اسے ہلاتا رہا لیکن اس کے وجود میں جان ہوتی تو ہی حرکت کر پاتا۔ وہ دشمنوں کا بیٹا تھا لیکن پھر بھی اس کی ایسی موت پر ہاشم کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر ہاشم اٹھا اور جس جانب سے فائر کیا گیا تھا اس طرف بڑھا لیکن قاتل تو کب کا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو ہاشم نے صائم کو کال کر کے پوزیشن بتائی اور بابا کو انفارم کرنے کو کہا۔ دن چڑھے تک دونوں گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میر ہاشم عبدالرحمن نے میر انس دلاور کا قتل کر دیا۔ معاملہ پنچایت تک پہنچا۔ چند دن بعد سیف نے اپنے اس خاص بندے ایاز کو شاباش دیتے ہوئے مزید پیسے دیے۔ وہ بھی ان کا ملازم ہی تھا لیکن سیف کے زیادہ قریب تھا۔ پیسے کے لالچ میں قتل کر دیا۔ سیف نے اس کی چھوٹی سی غلطی پر چیخ چیخ کر گھر پر سر اٹھا لیا، 2-4 تھپڑ بھی جڑ دیے اور ملازمت سے نکال دیا۔ یہ سب بھی طے شدہ تھا۔ سیف نے اسے گاؤں سے ہی بھیج دیا، شہر میں گھر لے کر دیا تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ یوں خود گھر رہ کر وہ کسی بھی قسم کے شک سے بھی بچ گیا اور اس کا بھی صفایا ہو گیا۔ اب اسے شانزی تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، بس اسے جا کر بابا کا اعتماد جیتنا تھا اور انہیں ہر حال میں کنونس کرنا تھا کہ انہیں خون بہا نہیں ورنہ میں لڑکی ہی چاہیے۔ مسکرا کر کسی دھن پر سیٹی بجاتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سیف کو جب ملازمین سے یہ معلوم ہوا کہ انس کے قتل کی رات سیف کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے اس کی جگہ انس گیا کھیتوں میں، تو وہ الجھ کر رہ گیا۔ کئی بار ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید وہی اپنے بھائی پر بلا وجہ شک کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس قتل میں اس کا ہاتھ نہ ہو سکتا ہے ہاشم نے ہی قتل کیا ہو، لیکن شاہزادے نے کہا کہ سیف نے اس کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ یہ سب اس کی پلاننگ ہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ آخر کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ ملازمین سے ان دونوں کسی غیر معمولی واقعے کے بارے میں دریافت کرنے پر اسے ایاز کی بابت پتہ چلا کہ ایاز سیف کا خاص بندہ تھا جو اس کے تمام کالے کارناموں سے بھی واقف تھا۔ اس کی بہت سی غلطیوں پر سیف پردہ ڈال کر اسے حویلی والوں کے عقاب سے بچا لیتا تھا، لیکن قتل کے چند دن بعد ہی ایک معمولی سی غلطی پر سیف نے اسے مارا اور اسے حویلی کی ملازمت سے فارغ کر دیا۔ تب ہی ایاز وہ گاؤں بھی چھوڑ گیا اور شہر شفٹ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ اسی گاؤں میں تھے لیکن اپنی بیوی بچوں کو وہ ساتھ لے آیا۔ یہاں سیف یوسف کا ماتھا ٹھٹکا کہ وہ تو اتنے غریب تھے کہ گھر میں فقط 2 کچے مکان تھے، انہیں تو کھانے کے لالے پڑے تھے۔ پھر انس کے قتل کے بعد اتنی رقم کہاں سے آ گئی کہ اس کے پاس کہ وہ شہر آ گیا؟ ہو سکتا ہے اسی سے
इस सब मामले का कोई सुराग मिल सके। यही सोचकर यूसुफ ने उसका पता लगाने की कोशिश की। रात के वक्त गांव गया कि किसी उसी घर में उसके घर वाले भी रहते थे और फिलहाल वो मीर बख्तावर या किसी और का सामना नहीं करना चाहता था। इसीलिए रात की तारीकी में वो रियाज के घर गया। उसके माँ बाप से अयाज का पूछा। जब वो पेश पेश से काम लेने लगे तो यूसुफ ने इन्हें डरा धमका कर बाला आखिर उसका एड्रेस हासिल कर ही लिया। कमरे में अंधेरा फैला था, बस एक टेबल लैंप की रोशनी थी जो इस अंधेरे को निगलने की कोशिश कर रही थी, वरना यहाँ तो दिन रात की तफरीक करना भी मुश्किल था। ये एक छोटा सा कमरा था जो किसी भी किस्म के साजो सामान के बगैर बिल्कुल खाली था। बस कमरे के वस्त में एक कुर्सी रखी गई थी जिस पर कोई मर्दाना वजूद रस्सियों में से झगड़ा था। नीम बेहोशी के आलम में निढाल सा वजूद, उसके सामने एक मेज के ऊपर टेबल लैंप रखा गया था। बस यही कुल अफसाना था उस कमरे का। लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद चिड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। कोई मजबूत कदमों से चलता हुआ उस कुर्सी के सामने आ खड़ा हुआ, पैंट की जेबों में हाथ डाले, सुलगती नज़रों से कुर्सी पर बंधे वजूद पर नजरें जमाए। चंद लम्हों बाद वो कमरे के एक तारीक गोशी की जाने बढ़ा। वहां से एक बर्तन में पानी भर कर लाया और लाकर बंधे हुए वजूद पर वो पानी फेंका। बर्तन को एक तरफ रखकर वो इसकी जाने बढ़ा, बालों से पकड़कर उसका सर ऊंचा किया। तो क्या फैसला किया है अयाज? सच बताकर अपनी जान बचाओगे या झूठ का सहारा लेकर खुद को मौत के मुंह में धकेलोगे? तलखी से कहते हुए यूसुफ ने उसके बालों को झटका दिया। वो खड़ा था, नीम वॉक आंखों से यूसुफ का चेहरा देखा, लेकिन लब सख्ती से एक दूसरे में पहुंचते। पिछले 4 दिन से वो यूसुफ के तहवील में था। इसके माँ बाप से इसका एड्रेस लेकर यूसुफ फौरन उस एड्रेस पर पहुंचा कि अगर अयाज को जरा सी भी भनक पड़ जाती यूसुफ के आने की तो वो कभी भी उसके हाथ ना आता। इसीलिए यूसुफ वक्त आया किए बगैर उस तक पहुंचा। इन 4 दिनों में यूसुफ ने हर हरबा आजमा कर देख लिया। भूख, प्यास, तशद्दुद, मार पीट, कुछ भी तो उसे मजबूर ना कर सका था मुंह खोलने पर। और यही बात यूसुफ को तैश दिलाती। कभी वो सोचता कि हो सकता है इसका कोई हाथ ही ना हो इस कत्ल में, शायद वो एक बेगुनाह इंसान पर तशद्दुद कर रहा है, क्या मालूम वो वाकई कुछ ना जानता हो इस बारे में। लेकिन फिर आखिर वो गांव से यूं अचानक शहर क्यों आया? यूसुफ कश्मकश का शिकार होकर रह गया। पानी अयाज मुश्किल बोल सका। उसकी बात सुनकर यूसुफ चंद लम्हे तो तंजिया निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो हाथ में पानी का गिलास था। सिर्फ 2 घूंट पानी पिलाकर यूसुफ ने गिलास पीछे कर लिया। वो उसे सिर्फ इस हद तक खाना और पानी देता था जिससे वो जिंदा रह सके। अब भी अयाज तरसी हुई निगाहों से टेबल पर पड़े पानी के उस गिलास को देख रहा था। होंठ खुश्क थे, गला सूख कर कांटा हो रहा था, लेकिन वो सच्चाई बताने पर आमादा ना था। कुछ बको, क्या हुआ था कत्ल की उस रात? सब सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। यूसुफ दहाड़ा, मुझे नहीं पता। नखाहत भरी आवाज में वो फिर झूठ बोल गया। यूसुफ ने गुस्से में आते एक जोरदार ठोकर कुर्सी को रसीद की। कुर्सी के साथ साथ कुर्सी पर बंधा अयाज भी मुंह के बल गिरा। मुंह से कराहें निकलने लगी। यूसुफ ने मजीद 3-4 ठोकरें लगाई। तुम क्या समझते हो यूं जबान पर ताला लगाए तुम मुझसे सच्चाई छुपा लोगे? मीर यूसुफ हूँ मैं, और ये बात लिख कर रख लो, सच्चाई पर पहुंच कर रहूंगा मैं हर हाल में। और अगर इस सब मामले में तुम्हारी कोई हाथ हुआ तो तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी साथ पुश्तें याद रखेगी। तलखी से कहता यूसुफ वहां से चला गया। पीछे अयाज फिर बेहोशी की हालत में जा रहा था। सैफ ने उसे अपने प्लान में इसीलिए शामिल किया था कि जानता था अगर वो पकड़ा भी गया तो किसी कीमत पर जबान ना खोलेगा और सैफ का नाम कभी ना लेगा। वैसे भी जब कत्ल हाशिम पर साबित हो ही गया था तो किसी का शक उनकी तरफ जा ही नहीं सकता था। इसीलिए तो इसने मुतमिन होकर अयाज को इस गांव से ही रुखसत कर दिया। इन्हें अंदाज़ा तक ना था कि यूसुफ इस मामले की तहकीक करते हुए उन तक भी पहुंच जाएगा। रात के 1 बजे यूसुफ घर आया तो हंसदा थका हुआ था। जहनी परेशानी के बासे सर में भी दर्द होने लगा। इतने दिन की कोशिश के बावजूद अयाज कुछ बताने को तैयार ना था। यही बात यूसुफ वो पागल किए दे रही थी। अभी वो वहीं से आया था जहां अयाज को रखा था। यहाँ बहुत कोशिश की उससे उगलवाने की, लेकिन बेसूद। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो निगाह सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी शांजे पर पड़ी जो उसका इंतजार करते करते न जाने कब सो गई। उसे यूं बैठे बैठे सोते पाया तो यूसुफ के लबों पर मुस्कान ने छुआ।
ये लड़की हर गुजरते दिन के साथ उसके रंग में रंगती जा रही थी। दोनों में से किसी ने भी कभी इकरार तो ना किया था, लेकिन दोनों के हर हर अंदाज से एक दूसरे के लिए केयर और मोहब्बत जाहिर होती। यूसुफ का मूड पल में बदला, सारे वजूद में खुशगवार सी लहर दौड़ गई। वो लड़की उसकी जिंदगी बन गई थी, उसे एक नई ताजगी अता कर गई थी। यूसुफ यूसुफ आगे बढ़कर उसे जगाने लगा, लेकिन फिर हाथ रोक लिया। और सोते हुए वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे जगाना मुनासिब ख्याल नहीं किया। वो बगैर आहट पैदा किए अपने रूम में गया, फ्रेश होकर आया तो किचन में दाखिल हुआ। भूख से बुरा हाल था, खाना ढक कर रखा गया था वहाँ। यकीनन शांति भी इसी के इंतजार में अभी तक भूखी थी। यूसुफ ने बहुत बार उसे समझाया कि उसका इंतजार मत किया करे, खाना खा कर सो जाया करे, उसकी वजह से खुद भी भूखी बैठी रहती है, लेकिन इस मामले में शानजे ने उसकी एक ना सुनी। रात का खाना वो दोनों हमेशा इकट्ठे खाते, चाहे यूसुफ को कितनी देर क्यों ना हो जाती। शानजे उसका इंतजार करती और यूसुफ को अच्छा भी लगता इसका यूं अपने लिए इंतजार करना। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए खाना गर्म किया। बर्तनों की आवाज़ से शानजे की आंख खुली। आंखें मसलती हुई वो किचन तक आई। आगे आप, मुझे जगा दिया होता, मैं कर देती हूँ गरम खाना, नरम से लहजे में कहती वो दरवाजे में ही रुक गई। यूसुफ ने गर्दन मोड़कर उसे एक नज़र देखा। इस ओके, तुम सो रही थी इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। खाना गर्म ही तो करना था, इतना तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। हाथ धो लो फिर खाना खाते हैं। उसकी बात पर शानदार सर हिलाती मुड़ी। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी किचन में आई तो यूसुफ टेबल पर खाने के बर्तन रख रहा था। बैठो। एक चेयर घसीट कर शानजे के वो बैठने का इशारा किया। शानदार चलती हुई चेयर पर बैठ गई। तब यूसुफ ने भी एक कुर्सी संभाली। फिर हर बार वो ऐसे ही करता था, उसके लिए खुद कुर्सी निकालता है, उसके बैठने के बाद ही खुद बैठता। शानदार ने उसे एक दो बार मना भी किया, लेकिन उसका कहना था कि उसे खुशी मिलती है यूं, और शानदार को कोई हक नहीं उससे इसकी खुशी छीनने का। यूसुफ ने पहले उसकी प्लेट में खाना निकाला, फिर अपनी प्लेट में। आज कुछ ज़्यादा देर कर दी आपने, शानजे ने चावलों में चम्मच चलाते हुए धीमे लहजे में दरियाफ्त किया। कोई ज़रूरी काम था इसलिए देर हो गई, यूसुफ ने कहते हुए पानी का गिलास उठाया। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो घर तक आना भी याद नहीं रहता आपको? शानजे के लहजे में हल्की सी नाराज़गी का अनासर था। यूसुफ ने खुशगवार सी हैरत से उसके चेहरे को देखा, जो निगाहें झुकाए मुसलसल प्लेट में चावल उलट पुलट कर रही थी। आज बीवियों वाले तशवीश शुरू। मुस्कुराहट दबाए वो भी अपनी प्लेट पर झुक गया। शानजे ने सुलग कर उसे देखा। बीवी हूं तो तशवीश भी बीवियों वाली ही करूंगी, तड़क कर गोया हुई। यूसुफ ने पहली बार उसका ये रूप देखा था और उसे अच्छा लगा था ना। शानजे का यूं सवाल जवाब का ना। डियर वाइफ, रिलैक्स रहो, काम का मतलब काम ही है, झूठ नहीं बोल रहा। मेरा बाहर किसी लड़की से कतई कोई चक्कर नहीं है जिसके साथ मैं इतनी रात गए तक रहूं। यूसुफ शरारत पर आमदा हुआ, वो एंजॉय कर रहा था इस खफकी को। शानजे उसकी बात पर खफा सी हो गई। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, वो फिक्र नहीं कह पाई। यूसुफ खुलकर हंसा उसके तासरात देखकर, जिसके चेहरे पर सुर्खी छा रही थी। बहुत ही दिलचस्प मनाजिर लग रहा था उसे। उसके कत्ल केस के सिलसिले में ही बिजी था, इसलिए देर हो गई। मुख्तसर से कहकर उसने लेट होने की वजह बताई, जिस पर शानजे सर हिला गई। देखो प्लीज इन्हें छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, छोड़ दो इन्हें। अयाज रो रहा था, पर आखिर उसकी कमजोरी यूसुफ के हाथ लग ही गई थी। वो ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। जब और किसी भी तरीके से अयाज ने जबान ना खोली तो यूसुफ ने उसके दोनों बच्चों को भी उठवा लिया। कि एक इंसान चाहे अपनी जिंदगी की परवाह ना करे, लेकिन अपनी औलाद के सामने बेबस हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। यूसुफ उसके बच्चों को उसके सामने लाया था और छोटे बच्चे की कनपट्टी पर बिस्तर रखा। मकसद सिर्फ अयाज को डराना था, वरना वो कभी किसी सूरत भी इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अयाज ने शायद उसे भी बाकी हवेली वालों की तरह बेरहम समझा था, तभी बच्चों की जिंदगी खातिर सब उकल दिया। हर बात यूसुफ को बता दी, और यूसुफ का खून खोल उठा था सैफ की कमीनगी की इंतहा जानकर। अयाज के बच्चों को तो उसने सही सलामत उसके घर छोड़ दिया, लेकिन अयाज की सब बातें रिकॉर्ड कर ली और उसे इस बात पर मजबूर किया कि वह गांव में सबके सामने सैफ की असलियत खोलेगा। इसी शर्त पर इसके बच्चों को जिंदगी मिलेगी, वरना वो तो मरेगा ही, साथ उसके बीवी बच्चे भी जान से हाथ धो बैठेंगे। अयाज ने रोते हुए सहाबत में सर हिलाया कि सैफ से ज्यादा उसे अपने बच्चे अजीज थे। खानपुर में एक बार फिर से पंचायत बिठाई गई थी। 1 साल 6 माह
पहले का मनाजिर फिर दोहराया जा रहा था। वही अफराद आज भी वहाँ मौजूद थे। एक जानिब मीर बख्तावर अपने 3 बेटों के हमरा बैठे थे, दूसरी जानिब मीर अब्दुल अजीज, इनका बेटा ताहिर और उनके भतीजे हाशिम, सारिम और साइम बैठे थे। आज इंसाफ का दिन था। बस एक मीर अब्दुल रहमान वहाँ मौजूद ना थे अपनी औलाद के साथ होते इंसाफ को देखने के लिए कि वो इंतकाल कर चुके थे। पहले मीर बख्तावर के कहने पर पंचायत बिठाई गई थी, लेकिन आज उनके बेटे मीर यूसुफ ने पंचायत बुलाई थी तकरीबन 1.5 साल पहले किए गए गलत फैसले को ठीक करने के लिए। मीर बख्तावर सुलगती निगाहों से उसे घूर रहे थे। बाकी सब भी मुंतजिर से उसकी जानिब देख रहे थे, गोया चाह रहे हो कि आखिर क्यों ये पंचायत बिठाई गई है। यूसुफ के साथ ही शानजे बैठी थी। उसे यूं जिंदा देखकर मीर बख्तावर और उनके खानदान को कोई हैरत ना हुई थी, क्योंकि जब कमरे से शानजे की लाश या कोई नामो निशान ना मिला तो वो हैरान ज़रूर हुए थे कि आखिर वो बच कैसी गई। अपने ज़राए इस्तेमाल करके उन्होंने पता भी लगवा लिया था कि शानजे यूसुफ के साथ ही रह रही है। तभी उन्होंने यूसुफ को खर्चा भेजना भी बंद कर दिया और प्रॉपर्टी से भी आग कर दिया कि जब वो माशी तौर पर तंगी का शिकार होंगे तो हवेली लौटना ही पड़ेगा। सैफ के सर से इश्क का भूर उतरेगा और वो शानजे को दोबारा अपनी मर्जी के तहत जिंदगी पर रखेंगे हवेली। लेकिन यूसुफ ने इनके तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिखाए। उसने खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर इन्हें ये बताया कि वो ना सिर्फ खुद की बल्कि शानजे की भी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। अपनी मर्जी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए उसे मीर बख्तावर की कमाई की ज़रूरत नहीं। मीर यूसुफ बख्तावर, आप कुछ दिखाना चाहते थे यहाँ, हम सब मुंतजिर हैं। पता है किस लिए बुलाया आपने यूं सब को? हंगामी तौर पर पंचायत बिठाने का मतलब क्या है? पंचायत के सरबराह ने यूसुफ की जानिब रुख किया। यूसुफ ने एक नज़र अपने बाप पर डाली, फिर इनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। सरपंच अंकल, पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि यहाँ जो कुछ भी आज पेश किया जाएगा इसके बाद फौरी फैसला सुनाया जाएगा, आज ही। यूसुफ का लहजा मजबूत था। सरपंच साहब ने साबत में सर हिलाते गोया इजाज़त दी। तब यूसुफ उठकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा, गाड़ी का लॉक खोलकर किसी को वहां से निकाला और उसे खींचते हुए इन सब के दरमियान ला खड़ा किया। खींचकर उसके मुंह से टेप उतारी। वो अयाज था, जिसे देखकर सैफ के चेहरे का रंग बदला। मीर बख्तावर आंखें सुखड़ाकर कभी यूसुफ को देखते कभी अयाज को। अयाज ने यूसुफ के इशारे पर सब कुछ इन लोगों के गोश गुजर कर दिया। हर बात सैफ की प्लानिंग, जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे सैफ की घबराहट में इजाफा होता चला जा रहा था। बार बार चेहरे से पसीने साफ करता अयाज सब कुछ बोल चुका तो वहां बैठे हर फर्द बेयकीन सा था। मीर बख्तावर अयाज की इन सब बातों पर सवाल उठाने के लिए, इन सब बातों को इल्ज़ाम साबित करने के लिए कुछ कहने ही वाला था जब सैफ अपनी जगह से उठा और वहां से भागने लगा। लेकिन यूसुफ उसके करीब ही खड़ा था। जानता था वो ऐसी कोई हरकत ज़रूर करेगा, इसीलिए उसे भागने का मौका दिए बगैर दबोच लिया। 2 घूंसे उसके चेहरे पर रसीद किए। सैफ इस हमले के लिए तैयार ना था। लड़खड़ाता हुआ मीर बख्तावर के कदमों में गिरा। वो सब लोग जो अभी अयाज की बातों की बिना पर शक में मुतबा थे, सैफ की इस हरकत पर तस्दीक हो गई कि अयाज ने जो कुछ कहा वो सच था। मीर बख्तावर तैश के आलम में उठे और पैर दपै सैफ को ठोकरों रसीद करने लगे। आज उसकी वजह से भरी पंचायत में उनकी बेइज्जती हो गई थी। वो जो बड़ा गरूर करते थे, अपनी आप पर अपना शिमला ऊंचा रखना चाहते थे, आज सबके सामने इनका गरूर खाक में मिल गया। वो गुस्से से पागल हो रहे थे कि अपनी ही औलाद ने अपने भाई जैसे चचाजाद को मरवा दिया। जनूनी कैफियत थी उनकी। दूसरे अफराद ने बामुश्किल इन्हें थाम कर रोका और एक तरफ बैठाकर पानी पिलाया। सैफ लहूलुहान जमीन पर गिरा था। सभी वहाँ खामोश थे। सरपंच साहब भी सोच में गुम थे। इन्हें तो लगता था कि यहाँ वो जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, लेकिन आज इन्हें अंदाज़ा हुआ था कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत साबित होता है। इनके गलत फैसले की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद होने को थीं, और अगर यूसुफ हिम्मत ना करता तो ये हकीकत कभी ना खुलती। सबसे बढ़कर मीर अब्दुल रहमान के खानदान को कितनी अजियत पहुंची इस गलत फैसले की बिना पर। और बनी की रस्म, इस रस्म की वजह से एक ऐसी लड़की को सजा मिली जो बेकसूर थी। इससे पहले ना जाने और कितनी ही माँ बाप की लाडलियों को वो लोग इस रस्म की भेंट चढ़ा चुके थे। वो सब शर्मिंदा थे
अपने फैसले पर, इन रस्मों को रंज रखने पर। बहुत देर बाद अच्छी तरह सोच विचार करके सरपंच साहब ने सर उठाया। सब वहाँ मुंतजिर से बैठे थे कि अब क्या फैसला सुनाया जाता है। उन्होंने गला खंखारा। सबसे पहले तो सब बहुत माजरत कि हमारे गलत फैसले के बाद से इतने लोगों को तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ा। हम माफ़ी चाहते हैं। इस वक्त जो भी सबूत और गवाह सामने आए, इनसे मीर हाशिम अब्दुल रहमान ही गुनहगार साबित हुआ, लेकिन ये एक सोची समझी चाल थी। सबसे बढ़कर हम अपनी बेटी शानज़ अब्दुल रहमान से शर्मिंदा हैं कि हमारे इस गलत फैसले के बासित वो वन्नी की भेंट चढ़ गई, लेकिन हम अपने इस फैसले को दुरुस्त करेंगे। असल कातिल को सज़ा ज़रूर मिलेगी। अफसोस कि आज मीर अब्दुल रहमान हमारे दरमियान मौजूद नहीं, वरना वो भी आज अपने बेटी की बेगुनाही को देख लेते। मीर हाशिम अब्दुल रहमान बेगुनाह है। हाशिम बेटे, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, जो भी इल्ज़ाम आप पर लगा इसके लिए। उन्होंने हाशिम की जानिब देखा। हाशिम ने हल्के से साहबत में सर हिलाया। वो मुतमिन हुआ था और अल्लाह की कुदरत पर हैरान कि कैसी सच्चाई सामने आई थी। बलाखिर आज उसके माथे पर लगा कत्ल का दाग साफ हो ही गया। सरपंच साहब ने तल्ख नज़रों से सैफ और अयाज की जानिब देखा। कातिल की सज़ा हमारे असूलों के मुताबिक ही होगी। अयाज को कल सबके सामने फांसी दी जाएगी और ये सारी साजिश रचाने वाले को कल सबके सामने चौक में उल्टा लटका कर तब तक कूड़े मारे जाएंगे जब तक उसकी जुझ से जान ना निकल जाए। इसे इबरत का निशाना बनाया जाएगा सबके लिए, ताकि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि यूं साजिश करने वालों का क्या अंजाम होता है। सुनाए गए फैसले से हर दिल में इत्मीनान और सुकून उतरा है। बेशक इन दोनों की यही सज़ा होनी चाहिए थी। एक और बात और, सरपंच साहब फिर से मुखातिब हुए तो सब सवाली निगाहों से इन्हें देखने लगे। उन्होंने एक नज़र शानज़े पर डाली जिसका हाथ यूसुफ के हाथ में था और आंखों में आंसू थे कि आज इन्हें इंसाफ मिला था। आज के बाद हमारे इस इलाके से वनी की रस्म ख़त्म कर दी जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि किसी को भी बिला वजह सज़ा भुगतनी नहीं पड़ेगी। जो गुनाह करेगा उसे ही सज़ा मिलेगी। हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, तो फिर क्यों हम बेटों की खातिर बेटियों को कुर्बान करें। गलती अगर किसी के बेटे की है तो सज़ा भी वही भुगतेगा। बेआइंदा किसी मर्द के लिए की सज़ा किसी औरत को नहीं दी जाएगी। क्या आप सब राज़ी हैं मेरे इस फैसले से? बात के इख्तिताम पर उन्होंने सब की तरफ देखा तो सब ने तहदीद अंदाज में सर हिलाया। शानज़े के आंसू में रवानी आ गई। बालाखिर उसका ख्वाब पूरा हुआ। वो ख्वाब जो उसने होश संभालते ही देखा था कि अपने गांव से इन फजूल रस्मों को ख़त्म करेगी। बेशक इस ख्वाब के लिए उसे कांटों पर चलना पड़ा, गुनाहगारों पर एक तवील सफ़र तय किया। इसने बहुत सी अजियतें इसका नसीब बनी, लेकिन इस अजियत से भरपूर सफ़र की मंजिल बहुत खूबसूरत थी। यूसुफ ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर हर पल अपने साथ का एहसास दिलाया। मामा देखे ना, बाबा फातिमा से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। वो गोल मटोल सुर्ख सफेद रंगा था। मालिक प्यारा सा 3 साला बच्चा खफकी से कहते हुए उसके करीब आया, अपने बाबा की शिकायत करने। अरे अरे, मेरा बेटा परेशान क्यों है? आपकी मामा है ना आपसे प्यार करने के लिए, बस चुप, रोना नहीं। शानजे घुटनों के बल बैठी और उसे प्यार अपनी बाहों में लेकर नरमी से उसके गाल छुए। दूर बैठे यूसुफ ने मुस्कुराहट दबाए शरारती नजरों से अपने बेटे को देखा जो माँ से उनकी शिकायत कर रहा था। तभी उसकी गोद में बैठी फातिमा ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। लेकिन मामा अभी भी उदास हैं। लेकिन मामा वो अभी भी उदास सा था। अरे मामा की जान, उदास नहीं हो। आपकी मामा है ना आपके पास, जो लो मैं आपको आपके फेवरेट नूडल बनाकर देती हूँ। शांति की बात पर वो सारी खफकी भूल कर खुश हो गया। शाहजे ने उसे गोद में उठाया और किचन की जाने बढ़ गई। जानती थी कि वो दोनों बाप बेटी जानबूझकर हसन को चिढ़ाते थे। फातिमा और हसन दोनों जुड़वा बच्चे थे, दोनों ही बहुत खूबसूरत। दोनों की आंखें सैफ पर गई थी, हेजल ग्रीन। जो भी इन्हें देखता प्यार के बगैर ना रह पाता। यूसुफ दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो फातिमा के लाड उठाता तो हसन खफा हो जाता। फातिमा जानबूझकर उसे चिढ़ाती और ये जाहिर करती कि बाबा उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसे में वो हमेशा इन दोनों की शिकायत करके शानजे के पास आता। बाबा अब हसन नूडल खाएगा। फातिमा शानजे की बात सुन रही थी, तभी यूसुफ के कान में घुसी। उसका भी दिल ललचा रहा था नूडल के लिए।
तुम्हें कोई नहीं नूडल देने में तुम्हें कोई नहीं नूडल देने में मैंने अकेला ही खाऊंगा है ना मामा। हसन जिसके कान इसी संबंध लगे थे उसे चिढ़ाने को बोला। शाहजहा ने मुस्कुराहट दबाते साहबत में सर हिलाया और नूडल का पैकेट निकालने लगी। फातिमा ने रोनी सूरत बनाकर यूसुफ को की जानिब देखा। वो हंस दिया उसके चेहरे के तासुर देखकर। कोई बात नहीं, आप उसे बोलो कि वो और उसकी मामा घर बैठकर खाएं नूडल। मैं और मेरी गुड़िया तो जाग रहे हैं बाहर डिनर के लिए, और हम अपनी गुड़िया को आइसक्रीम भी खिलाएंगे। ऊंची आवाज में कहते हुए यूसुफ ने शानजे और हसन को सुनाया। याहू! फातिमा खुश होती उससे लिपट गई, जबकि हसन का एक बार फिर मुंह बन गया। यूसुफ ने फातिमा को गोद में उठाया और किचन की जानिब चला आया। लोगों, सुन लो, हम तो जा रहे हैं डिनर के लिए, अगर किसी को साथ चलना हो तो मोस्ट वेलकम। शरारत से कहते हुए उसने हसन की जानिब देखा जिसका मुंह लटका हुआ था। यूसुफ की बात सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी। मामा रहने दे नूडल, मुझे भी बाबा और फातिमा के साथ जाना है। एक पल में वो पार्टी बदल कर बाबा की तरफ हो गया। यूसुफ ने हंसते हुए उसे भी गोद में लिया। चलो फिर, जाने से पहले शर्त पूरी करनी पड़ेगी दोनों को, पता है ना क्या शर्त है। यूसुफ ने मोहब्बत भरी नजरों से दोनों को देखा तो दोनों ने झट साबत में सर हिलाया और बारी बारी सैफ के गाल चूमे। यूसुफ ने दोनों को गोद से उतारा। ये लो कीज, दोनों जाकर गाड़ी में बैठो, मैं भी आया। उसकी बात पर दोनों भी हंसते खिलखिलाते आके पीछे दौड़ते बाहर चले गए। मिसेज, आप बहुत खामोश हैं, सब खैरियत तो है ना। बच्चों के जाने के बाद वो शादी की जाने मुतवज्जो हुआ, जो खामोशी से इन तीनों का लाड प्यार देख रही थी। हाँ, देख रही हूँ कैसे आप लालच देखकर दोनों को अपनी साइड में ले साइड में कर लेते हैं। शानजी मसनूई खफगी से कह रही थी। यूसुफ का कहका बुलंद हुआ। अरे यार, जेलस क्यों हो रही हो? दोनों बच्चे अपने बाबा की तरफ हो गए तो क्या हुआ, उनके बाबा तो आपकी साइड में है ना। उसके कंधों को थामते हुए सैफ ने सर उसके सर से टकराया। शानजी खुलकर मुस्कुराई। हाँ, ये तो है। फखरी अंदाज में वो मुड़ी और नूडल्स का सामान वापस रखा। शानजी, यूसुफ ने उसे बुलाया तो शानजी संभालिया नजरों से उसे देखने लगी। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को इतना हसीन बनाने के लिए। दो कदम उसके करीब आते यूसुफ ने उसका हाथ थामा और जज्बात से बोझल लहजे में कहने लगा। शानजे फिकत मुस्कुरा कर रह गई कि कहने को तो उसके पास कुछ नहीं था। वो खुदा का शुक्र अदा करते न थकती थी जिसने उसे इतने अच्छे शौहर से नवाजा। जिंदगी की हर कमी दूर हो गई थी। बस बस ये रोमांस का वक्त नहीं है। बच्चे आ गए तो शायजा ने झुकते हुए उसे खुद से दूर किया। यूसुफ ठंडी आह भर कर रह गया। उफ, मतलब कि अब रोमांस के लिए भी बाकायदा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वो मुंह लटका कह रहा था। बिल्कुल। शानजी ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा चलो, 24 घंटों में से 2 घंटे हमारे बच्चों के नाम, बाकी के 22 घंटे हमारे रोमांस के लिए। यूसुफ ने कहते हुए आंख दबाई। शानजे का चेहरा सुर्ख हो गया। उफ तेरी हया। यूसुफ फिदा होने लगा। यूसुफ बस भी कर दें आप। शानजे ने आंखें दिखाई। वो पजल हो रही थी, चेहरे पर कई रंग बिखरे। यूसुफ हंस दिया। दिलचस्प निगाहों से उसके चेहरे को देखा। ओके ओके, बस बाकी वापस आकर कंटिन्यू करेंगे। वो फिर शरारत पर आमादा हुआ। कभी नहीं सुधरेंगे आप। शानजे ने कहते हुए उसके बाजू पर मुक्का रसीद किया। ना बिल्कुल नहीं, तुम सुधरने ही कहाँ देती हो यार। कहते हुए यूसुफ ने शानजे के कंधे के गिर्द बाजू हायल किया और उसे लिए बाहर की जाने बढ़ गया। पिछले 4 सालों में जिंदगी बहुत बदल गई थी। पंचायत में शानजे से पूछा गया था कि वो चाहे तो अपने घर जा सकती है, लेकिन शानजे ने यूसुफ के साथ रहने को तरजीह दी। सैफ और अयाज को अगले दिन तयशुदा सजाएं दी गई। यूं वो दोनों अपने इंजाम को पहुंचे। मीर बख्तावर फालज के अटैक के बाद से मजदूर हो गए। उन्हें इनके गरूर व तकब्बुर की सजा मिल गई। दोनों खानदान की दुश्मन खत्म हो गई। उमारा और फारा की शादियां हो गई। जहरीना बेगम यूसुफ के बेहद इसरार पर भी शहर नहीं आई। वो वहीं रहना चाहती थी, खवातीन हवेली। यूसुफ ने सिर्फ इनके लिए एक मुलाजमा रखी जिसके ज़िम्मे बस इनके काम थे, और उसे हर वक्त इनके साथ रहकर इनकी खिदमत करनी थी। उसे तनख्वाह
دینے کی ذمہ داری یوسف نے خود اٹھائی۔ اکثر خود بھی حویلی کا چکر لگاتا۔ سیم اور سارم کی بھی شادی ہو گئی جس میں شاندے اور یوسف نے بھرپور شکر کی۔ وہ دونوں پھر سے شہر آ گئے۔ جب جب شاندے کہتی تب یوسف اسے گاؤں لے آتا سب سے ملوانے۔ شاندے کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی، لیکچرار بننا اس کا خواب تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی خوابوں بھی بدل جاتے ہیں۔ اس نے جاب کرنے کی بجائے اپنا وقت یوسف اور گھر کو دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ اللہ نے اس کے گھر میں 2 پھولوں کا بھی اضافہ کر دیا۔ حسن اور فاطمہ دونوں جڑواں تھے اور دونوں میں ان کی جان بستی تھی۔ بہت سی تکلیفیں کاٹنے کے بعد بالآخر زندگی پر سکون ہو گئی تھی، اور ان دونوں کا پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی مسلط اور ہم انسانوں کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔